बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के इस सेकेंड पेपर में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोग ने परमानेंट इश्यूज के बारे में टॉपिक को स्टार्ट किया था और उस टॉपिक में हम लोगों ने ये कहा था कि परमानेंट टिश्यूज तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और स्पेशल टिश्यूज। और सिंपल टिश्यूज़ के अंदर हमने फिर उसको तीन भागों में डिवाइड किया था, जिनके बारे में फिर से हम लोग बात करेंगे। और उनमें से हमने पेरेन्काइमा के बारे में अध्ययन है वो कर लिया था। अब पेरेन्काइमा के बाद हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे कोलेनकाइमा में। तो देखिए, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी कि परमानेंट टिश्यूज़ है वो तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एंड स्पेशल टिश्यूज। तीनों के बारे में मैं बता चुका हूँ और आगे चलकर हम और इनके बारे में बात करते रहेंगे। उसके बाद में सिंपल टिश्यूज़ के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ये तीन प्रकार के होते हैं: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और तीनों में जो डिफरेंस था वो डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया था, फिर आपको बता दिया जाएगा। और इसमें से हमने पेरेन्काइमा वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सेकंड जो आप देख रहे हो कोलेनकाइमा, जो बी में लिखा हुआ है, ये आज का टॉपिक है, वह हमारा होगा कोलेनकाइमा के बारे में। डियर फ्रेंड्स, जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था वो फिर से एक बार आपके सामने है। एक पेरेन्काइमा जो सबसे पहले वाला डायग्राम है उसको हम कहते हैं पेरेन्काइमा। दूसरे जो बीच वाला डायग्राम है ये कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों की दोनों जीवित कोशिकाएं हैं, उसके बावजूद देखिए दोनों में कितना डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। पहले वाली कोशिकाएं पतली भित्ति वाली है, थिन वॉल्ड है, और सेकंड वाली है वो थिक वॉल्ड है। साइज में भी कंपेरेटिवली छोटी दिख रही है। बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जो कोलेनकाइमा की जो शेप है वो आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, ताकि हम लोगों के जो ध्यान में ये रहे कि पेरेन्काइमा से ये किस प्रकार से अलग है। तो ये कोलेनकाइमा के बारे में हम लोग कहेंगे। जिस प्रकार से पेरेन्काइमा के सेंस में हम लोगों ने कहा था कि उनकी उत्पत्ति है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के द्वारा होती है, निश्चित रूप से जो कोलेनकाइमा है इनकी उत्पत्ति भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के द्वारा ही होगी, क्योंकि प्लांट के अंदर जो नई नई कोशिकाएं बनती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर विभाजन करने की कैपेसिटी है वो होती है। अन्यथा ये चीज़ें हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो जो डिवीज़न करने का काम करती है वो केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के द्वारा ही होता है। पौधे में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, आप देखिए। मेन जो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि जो स्टेम है, लीफ है इसका, और पीटियोल है पर्टिकुलरली, इनका जो परिधि वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये कोशिकाएं मुख्य रूप से पाई जाती है, ताकि उस लीफ को, उस स्टेम को, उस पीटियोल को यांत्रिक सहायता प्रदान कर सके, क्योंकि इनकी जो भित्ति होती है वो कंपेरेटिवली मोटी होती है। सेकेंड पॉइंट में जो बतलाया गया है कि जो डायकॉट स्टेम है, जो इसका हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस के नेक्स्ट वाला जो पार्ट होता है उसको हम हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो हाइपोडर्मिस के अंदर इस प्रकार की कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। 3 नंबर पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, और पानी में पाए जाने के कारण से उनकी जो कोशिकाएं होती है वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, ताकि वो पानी के वेग को सहन कर सके। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर भी पाई जाती है। डियर फ्रेंड्स, 4 नंबर पॉइंट्स के माध्यम से हम लोगों को पढ़ने को मिल रहा है कि रूट्स में ये एब्सेंट होती है। 5 नंबर पॉइंट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अगर ये कोलेनकाइमा वेस्कुलर बंडल के साथ पाई जा रही है तो इनको हम कोलेनकाइमेटस पेरेन्काइमा के नाम से जानेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि कोलेनकाइमेटस पेरेन्काइमा क्या होती है। तो जो कोलेनकाइमा की कोशिकाएं वेस्कुलर बंडल से एसोसिएटेड होती है, जुड़ी हुई होती है, उनको हम कोलेनकाइमेटस पेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में उसके शेप के बारे में हम आ रहे हैं। शेप के बारे में आपको सीधी सी बात ये है, जैसा कि मैं बार बार बतला रहा हूँ आपको, कि ये मोटी भित्ति वाली होती है। मिट्टी भित्ति वाली क्यों हुई? इन पे लिग्निन नहीं होता है, लेकिन इनके ऊपर कैल्शियम पेक्टेट है वो जमा हो जाता है, और जिनके कारण से इनकी भित्ति है वो मोटी हो जाती है।
निश्चित रूप से जीवित कोशिकाएं होती है, एक जैसी होती है, गोलाकार है। और मेन बात जो ये है कि यहाँ पर अंतरकोश के स्थान है वो नहीं होते हैं। इनकी दीवारें पेरेन्काइमा के मुकाबले में थोड़ी सी मोटी होती है। अगर हम उसकी कोशिका भित्ति की बात करें तो इनकी वाल थिक होती है। लिग्निन है वो नॉर्मली नहीं होता है लेकिन हो भी सकता है। और इनकी कोशिका भित्ति की जो मोटाई है वो असमान होती है, कहीं पर मोटी कहीं पर पतली। जीवित कोशिकाएं हैं और जीवित होने के कारण से इनके अंदर एक क्लियर और स्पष्ट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है विद प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि जीवित कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना एक मुख्य लक्षण है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोशिका जो जीवित कोशिकाओं के जो लक्षण होते हैं वो सारे के सारे लक्षण हैं वो इसके अंदर है। और इसकी जो दीवार है वो सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की और पेक्टिन की बनी हुई होती है। और पेक्टिन का जो करैक्टर है वो हाइड्रोफिलिक होता है, पानी को एब्जॉर्ब करने का होता है। इसलिए कोलेनकाइमा की जो दीवार है वो पानी को रिटेन करके रखती है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पेक्टिन के कारण से ऐसा होता है कि इसकी दीवार पानी को रोक के रखती है। डियर फ्रेंड्स, इसकी थिकनिंग किस प्रकार से बढ़ती है, जैसा मैंने कहा अनइवन होती है, तो किस प्रकार से पेक्टिन, किस प्रकार से हेमीसेलुलोज इनकी दीवारों के ऊपर आके जमा होता है, उसके अनुसार मजूमदार नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने इसकी शेप को के आधार पे उसको 3 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 एंगुलर, नंबर 2 लेमेलर और नंबर 3 लेक्यूलर। और ये जो मेन जो बात है यहाँ पर वो ये है कि जो थिकनिंग यानी जो पेक्टिन है, जो हेमीसेलुलोस है, वो किस प्रकार से आके इसके ऊपर जमा हो रही हैं, इसकी दीवार पर जमा हो रहे हैं, उसके अनुसार ये 3 टाइप की सेल्स हैं वो आपके सामने है, वो ये है। और तीनों सेल्स के जो डायग्राम है वो मैंने आपके सामने बनाया है। नंबर 1 है वो एंगुलर, नंबर 2 है वो लेमेलर है और नंबर 3 लेक्यूलर। ये टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा, ये तीनों के तीनों टाइप्स आपके सामने हैं। नंबर 1 में आप देखेंगे कि 4 कोशिकाएं जो एक दूसरे को फेस कर रही है और जो साइड इनको एक दूसरे को फेस कर रही है वहाँ पर थिकनिंग है वो है पेक्टिन और हेमीसेलुलोज के कारण से, एंगुलर हो गई। सेकंड पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो कोशिकाओं की एक परत है और दूसरी परत के बीच में थिकनिंग आके जमा होती है और एक प्लेट के समान संरचना बन जाती है, इसको हम कहते हैं लेमेलर। और तीसरा प्रकार जो है वहाँ पर आप देखोगे कि जो गोलाकार कोशिका है उस पर डॉट डॉट करके थिकनिंग दिखाई गई है और कोशिकाओं के बीच में अंतरकोश के स्थान भी आपको दिखाई दे रहे हैं और ये है आपका लेक्यूलर। तो मजूमदार नामक वैज्ञानिक ने इसको ये 3 भागों में डिवाइड किया है, एंगुलर, लेमेलर एंड लेक्यूलर। तो 1 बाय 1 करके हमें इनको पढ़ना पड़ेगा विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमारा आएगा एंगुलर के बारे में। और एंगुलर में हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम थिकनिंग है वो कॉर्नर पे पाई जाती है और थिकनिंग कहाँ पर है, इनर वॉल के ऊपर है जो एक दूसरे को फेस कर रही है। 3 नंबर पॉइंट में यही बताया गया है, जहाँ पर 3 और 3 से ज़्यादा कोशिकाएं मिलती है या एक दूसरे को फेस करती है वहाँ पर थिकनिंग है वो पाई जाती है। एग्जाम्पल है कुकुरबिटा स्टेम एंड धतूरा। दोनों के दोनों से आप निश्चित रूप से परिचित होंगे और डायग्राम में आपको शुरू में दिखा चुका हूँ, ये है एंगुलर। दूसरे को हम कहते हैं लेमेलर या प्लेट लाइक। थिकनिंग जो कोशिकाओं की परत है उसकी जो नीचे वाली दीवार है और नीचे वाले के ऊपर वाली दीवार है जिसको कि हम टेंजेनियल वॉल कहते हैं, वहाँ पर थिकनिंग है वो जमा होती है। और ये थिकनिंग उस पर्टिकुलर वॉल जो वॉल है, दीवार है उस परत की, उसके एज के अनुसार बदलती रहती है। और ये एग्जाम्पल है आपका सूर्यमुखी जिसको हम सनफ्लावर या हेलियंथस के नाम से जानते हैं और मूली या रेफेनस के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट में लेक्यूलर। लेक्यूलर में जैसा मैंने आपको कहा इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो प्रेजेंट होते हैं। शुरू की स्टेज के अंदर वो है लेकिन पेक्टिन के जमा होने के कारण वो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो बंद हो सकते हैं। और पर्टिकुलरली थिकनिंग उन स्थानों पर ज़्यादा पाई जाती है जो से कोशिकाएं एक दूसरे को फेस कर रही होती है और अनइवन या असमान होने के कारण से कहीं पर कोशिका है वो पतली है और कहीं पर कोशिका मोटी है। एग्जाम्पल है आपका टेगेटस, मालवा, साल्विया। अब बात आती है कि ये कोशिकाएं करती क्या है।
जैसा शुरू में मैंने बताया आपको, ये कोशिकाएं जीवित है और मृत्यु भित्ति वाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपना कार्य निष्पादित करेगी, संपादित करेगी। कौन कौन से कार्य करेगी ये? मोटी भित्ति होने के कारण से ये सपोर्ट देने का काम करती है। जैसा कि हमने कहा कि ये परिधि वाले या पेरिफेरल पार्ट्स के ऊपर पाए जाते हैं, भले ही वो तने का हो, पत्ती का हो, पीटियोल का हो, ये सपोर्टिव रोल प्ले करती है। और सपोर्टिव रोल प्ले करने का मतलब ये हुआ कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। डियर फ्रेंड्स, प्लांट्स में जब स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम प्रेजेंट हो जाते हैं तो इन कोलेनकाइमा का जो रोल है वो सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि वो कोशिकाएं इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा मोटी होती है। इसलिए मैकेनिकल और सपोर्ट देने का काम है वो मुख्य रूप से स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम की कोशिकाओं का हो जाता है। पत्तियों के मार्जिन पे पाई जाती है, निश्चित रूप से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगी। अगर ज़रूरत पड़ने पर इनमें क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हो गया है तो ये भोजन बनाने का काम भी कर सकती है, ये आवश्यकता पड़ने पर है वो होती है। 6 नंबर पॉइंट में आप देख रहे हो ल्यूकोप्लास्ट है वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम करती है और ज़रूरत पड़ने पर इनमें डिवीज़न करने की कैपेसिटी उत्पन्न हो जाती है और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का निर्माण करती है, जैसा कि कोर कैम्बियम में। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। और जो दूसरे प्लांट है, पुराने प्लांट है, उन पर लिग्निफाइंड वॉल है वो जमा हो जाती है और ये स्क्लेरेनकाइमा में बदल जाता है। तो ये था आपका कोलेनकाइमा के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।